गाइस विल डिस्कस भारत का जो भूगोल है उसके बारे में बात करेंगे और प्रयास करेंगे जितना देखेंगे। पूरी पूरी पुस्तक को समाप्त करने का प्रयास है हमारा और ओनली जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में बात करेंगे। और भूगोल क्योंकि एक ऐसा विषय रहा है जिसको मैं बड़े चाव से पढ़ा करता था, उसको समझता था और प्रयास है कि मैं इसको आपको बता पाऊँ जो सिर्फ महत्वपूर्ण बातें हैं ओनली, है ना, वो भी प्रश्न की शक्ल में होंगी, प्रश्न की फॉर्म में होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक प्रश्न है कि निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो एक नगर ऐसा है जो कर्क रेखा, देखिए ठीक है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ऐसे रहता है। तो कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा निकट जो शहर है, जो इलाका है, वो कौन सा है? तो आपका जो गांधीनगर है ना, गुजरात गांधीनगर, तो ये जो है ना कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा करीब है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगरतला, जबलपुर, उज्जैन ये सब दिए गए हैं, लेकिन जो गांधीनगर है ये सबसे ज़्यादा पास में पड़ता है कर्क रेखा के। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है, एक ऐसा राज्य जो कर्क रेखा के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उत्तर की बात की गई है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है ये पूछा गया है। तो कर्क रेखा के जो उत्तर में है वो मणिपुर, मणिपुर एक राज्य है, भारतीय राज्य है। ठीक है, भारतीय स्टेट है जो कि इसके उत्तर में पड़ता है। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित या निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है? तो 82 डिग्री 30 जो है ना ये पूर्वी, तो ये क्या है? देशांतर में भारत का प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा ये कहलाता है। ठीक है, और वर्तमान में ये जो रेखा है ये प्रयागराज से होकर गुजरती है। पूर्व में इसको इलाहाबाद कहा जाता था। तो ये जो मध्याह्न माना जाता है, भारत का जो मध्याह्न रेखा है, ठीक है, मध्याह्न देशांतर रेखा जो है वो हमारी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ठीक है, जो बिल्कुल बीचों बीच काटती है भारत देश को। ठीक है, भारतीय मानक समय यानी IST एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT टाइम आपने देखा हो, पुराने फोन्स में हुआ करता था, पुराने मोबाइल में आपने देखा होगा GMT ऐसा लिखा हुआ करता था। ठीक है, तो ना वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग था उस समय, हमें भी मालूम नहीं था कि क्या होता है GMT। तो GMT जो है ना ये एक तरीके से एक मानक जो समय है ना कि कौन से देश इस समय एक देश में क्या समय हो रहा है, दूसरे देश में क्या समय हो रहा है, तो ये तो IST और GMT में अंतर है। ठीक है, तो अगर GMT से में समय कुछ हो रहा है और यहाँ पर कुछ हो रहा है तो उसमें कितना अंतर होगा? तो 5.5 घंटे का अंतर इसमें, जी हाँ, 5.5 घंटे का जो अंतर है वो इसमें हम देख पाते हैं कि 5.5 घंटे का अंतर है IST के टाइम में, यानी कि जो इंडियन टाइम है, और GMT। ठीक है, तो उसके समय में 5.5 घंटे का पूरा पूरा अंतर पाया जाता है। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो दक्षिण का जो बिंदु है वो पता लगाना है हमें कौन सा है। तो ये आपका इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट भी से कहा जाता है। तो ये इंदिरा पॉइंट जो है ये बिल्कुल साउथ में जो सबसे लास्ट का जो अगर हमारा बिंदु है, सबसे आखिरी जो हमारा इलाका है हमारे पास, वो इंदिरा पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कोई महत्वपूर्ण। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो कौन सा ऐसा राज्य है, कोई ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ऐसा पूछा गया है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि मेघालय की नहीं मिलती, त्रिपुरा की नहीं मिलती, मणिपुर की नहीं मिलती, मिजोरम की नहीं मिलती। देखिए, जो बांग्लादेश है उससे मणिपुर की सीमा जो है वो नहीं
मिलती है, ठीक है, मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है। और बेटर समझ के लिए, अगर आपको अच्छी समझ चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको एक मैप भी अपने आसपास रखना चाहिए, भारतीय मैप हो या फिर एक ग्लोब वगैरह कुछ इस तरीके का रखें, जिससे आप समझ पाएंगे कि भाई एक्चुअल में जो बांग्लादेश है उसके आसपास कौन कौन से हमारे राज्य जो हैं उसको टच करते हैं। तो मेघालय, त्रिपुरा ये जो है ये टच करते हैं, और कहीं ना कहीं मिजोरम भी टच करता है। बट जो मणिपुर है, ये जो है ना मणिपुर, वो जो है टच नहीं करता है, क्योंकि जो मिजोरम है वो बीच में आ गया, ठीक है, मिजोरम बिल्कुल पूरा टच करता है, ठीक है। तो मणिपुर जो है ना मिजोरम के थोड़ा पीछे है, तो इस कारण अगर ये थोड़ा सा आगे होता तो ये बांग्लादेश को टच कर सकता था। कौन? मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर जो है ना वो टच नहीं करता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान से सीमा जो है वो अपनी साझा करते हैं। पाकिस्तान से क्या करते हैं? सीमा को साझा करते हैं। पाकिस्तान से सीमा जो है ये साझा होती है इन 4 राज्यों की, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है, गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। ये जो 4 राज्य हैं इनसे जो सीमा है हमारे जो 4 राज्य हैं ये पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म, ठीक है। नेपाल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में सवाल किया गया है। तो कहीं ना कहीं सिक्किम एंड बिहार जो है ना ये नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं, सिक्किम एंड बिहार, ठीक है। ये उत्तर एक इसमें आया है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये तो बिल्कुल ही आप बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बीच में, यदि एक तरीके से स्थिति का बारे में बताऊं तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा तो कहीं ना कहीं बीच में है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकते, इसको तो आपको वैसे ही कर देना है। अगर कोई आपसे सवाल करे कि भाई जो आपका भारतीय राज्य हैं कौन कौन से नेपाल से सीमा बनाते हैं, तो ये बनाते हैं सिक्किम एंड बिहार। आप सिक्किम बिल्कुल इस साइड हो जाएगा और बिहार भी इस साइड हो जाएगा, है ना। ठीक है जी। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों यानी नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो कोई ऐसा हमारा प्रदेश है, कोई हमारा ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चाइना यानी चीन से मिलती हैं, तो वो मेघालय है, ठीक है, मेघालय है ना। तो मेघालय है। और इसके अलावा हम आगे देखते हैं कोई ऐसा प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, उसको हम ज़रूर उसको देखेंगे, है ना। तो इसमें तो कोई ऐसा नहीं था कि प्रश्न पूछा गया हो। रिपीटेड प्रश्न मैं बता रहा हूँ, अगर सही मायने में बताऊँ कि रिपीटेड प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। देन अब हम देख रहे हैं सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पर्वत वाले चैप्टर में हम आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे प्राचीन है, सबसे ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, ठीक है, तो अरावली ही है, क्योंकि ये प्रश्न अगर देखा जाए पूर्व में भी यही प्रश्न था और अब भी यही है, ठीक है। तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, और इसकी आयु 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। 570 मिलियन वर्ष अगर आप सोच सकें तो ये बहुत ही ज़्यादा समय है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात है ये। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी जो है ना ये सबसे ऊंची चोटी है,
जो भारत के दक्षिण में, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है। तो अनाईमुड़ी ये जो है ना, ये सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुड़ी है दक्षिण क्षेत्र में हमारे। ठीक है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर। और जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी। देखिए, एक पूर्वी घाट है और एक पश्चिमी घाट है ना, तो इनके बीच में जो एक ये समझ लीजिए, वी समझ लीजिए, वी के जो बीच का पार्ट है, इसमें जो आपकी पहाड़ी मौजूद है वो नीलगिरी की पहाड़ी मौजूद है। ठीक है, ऐसा है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो एक ही राज्य में फैली हुई जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, ये सवाल किया गया है। तो इसका सवाल का जवाब है कि अजंता पर्वत श्रेणी जो है ये एक ही राज्य में, सिर्फ एक ही राज्य में, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में ही अवस्थित है और किसी अन्य राज्य में ये मौजूद नहीं है, नहीं है। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह हैं, ठीक है, वह कौन कौन सी हैं? तो वह हैं केरल और तमिलनाडु। केरल एंड तमिलनाडु जो है ना, ये कार्डमम पहाड़ियाँ जो हैं, ठीक है, इन पे कार्डमम पहाड़ियों पे जो मेरी जानकारी, अपनी जानकारी है, जो आपकी इलायची वगैरह होती है वो उसकी खेती वगैरह होती है कार्डमम की पहाड़ियों पर। ऐसा है। कार्डमम की पहाड़ियाँ बहुत पूछी जाती हैं ना, कार्डमम की पहाड़ियाँ बहुत पूछी जाती हैं। केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर जो है ये अवस्थित है कार्डमम की पहाड़ियाँ। केरल के, मतलब केरल राज्य अगर ऐसे मान लीजिए, स्थान मान लीजिए केरल के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो केरल के इस वाले पार्ट पर है ना, अगर केरल ऐसे मान लें आप, तो जो केरल का ये वाला नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पर आपको कार्डमम की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए तमिलनाडु का भी यही वाला क्षेत्र रहा होगा। ठीक है, आपको भी मज़ा आ रहा होगा बात सुनकर, और लगभग मैं कोशिश करूंगा कि पूरा भूगोल कवर कर दूं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत देश की सबसे ऊंची चोटी है। भारत देश की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, और ये जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। उस समय तो हम केंद्र शासित प्रदेश की ही बात कर रहे थे। ठीक है, तो लद्दाख में ये अवस्थित है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा भी है। ये एक कटु सच्चाई है कि उस देश ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन हम तो अपना मानते हैं, समझते हैं और समझते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी देश हो, अवैध कब्जा तो अवैध कब्जा ही होता है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह हैं, ठीक है, वह हैं धौलाधार और पीर पंजाल। देखिए, कोई भी देश, सब देश की बात कर रहा हूँ, गलत नहीं होता, उसकी इंटेंशंस को सही करना चाहिए हर देश को, है ना। कोई भी देश हो उसको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, मिलजुल कर भी रहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक कोई देश अच्छा कर रहा है और दूसरा उसके लिए गलत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत होता है। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो हर बुराई को समाप्त कर सकती है, तो प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहिए। ठीक है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह हैं धौलाधार और पीर पंजाल। तो कुल्लू घाटी की बात करें तो एक तरफ धौलाधार मिलेगा आपको और एक तरफ पीर पंजाल की जो घाटी है ना, पर्वत श्रेणी है कुल्लू घाटी, इन दोनों के बीच में धौलाधार पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और बीच में कुल्लू की घाटी। कितना
अच्छा दृश्य रहता होगा, कितना अच्छा लगता होगा देखने में भी, है ना। बहुत सुकून मिलता होगा जो व्यक्ति वहाँ पर रहते होंगे। वो तो काम काज और शाम के समय इन चीज़ों को देखना, पहाड़ियों को देखना, घाटियों को देखना, एक अपने आप में ही एक बहुत ही मज़े की बात है। अपने आप में एक बहुत अच्छा दृश्य रहता होगा। काश कि हम भी वहाँ पर जा पाएँ और देखें इन पहाड़ियों को। ना भूगोल पढ़ना नहीं है, भूगोल कोशिश कीजिए कि जिए, ऐसी जगह जाएं और जाकर उन चीज़ों को देखें, अपनी आँखों से देखें और प्रसन्न हो और खुश हो, मतलब खुश 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 रहना चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए टाइम टू टाइम समय निकालकर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कोई ऐसा एक पॉइंट है कि वो सुमेलित नहीं है। तो लिपू लेक उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता यार, लिपू लेक। ठीक है, लिपू लेक दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में ये अवस्थित है। बिल्कुल उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अच्छा, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित हमें करना है। ठीक है, तो आपने एक चीज देख ली, लिपू लेक कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। लिपू लेक उत्तराखंड में अवस्थित है। देन अच्छा, कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन कौन एक सुमेलित नहीं है? तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला सिक्किम में है। नाथुला दर्रे की बात हो रही है। दर्रे को भी देखें, बहुत ही अच्छा लगता है। लिपू लेक उत्तराखंड में मौजूद है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। पाल घाट ये केरल राज्य में अवस्थित है। कभी मौका मिला तो मैं इनके पिक्चर्स इकट्ठा करने का प्रयास करूंगा और उन पिक्चर्स के नीचे इनके नाम लिखूंगा, राज्य का नाम लिखूंगा और मतलब कुछ डिटेल्स लिखने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा लगता है इन दर्रों के बारे में पढ़ना, है ना। तो नाथुला ये सिक्किम में है, लिपू लेक उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो ये केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, केदारनाथ के कहाँ पर है? ये पश्चिम में है। तो केदारनाथ मान लीजिए एक जगह, है ना, बहुत ही हमारे हिंदू भाइयों की बहुत ही एक पवित्र जगह है केदारनाथ, और हमें सम्मान करना चाहिए सभी धर्मों का। ऐसा नहीं है, कोई भी धर्म आपको ये नहीं बताएगा कि आप किसी की बुराई करें। सभी धर्म अच्छाई का संदेश देते हैं और बुराई को कहीं ना कहीं छोड़ देने का संदेश देते हैं। ठीक है, तो केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में चौराबाड़ी ग्लेशियर अवस्थित है। ठीक है। भारत के किस राज्य में समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो ये जो है ना, गुजरात का जो समुद्री तट है वो सबसे ज़्यादा अधिक है, सबसे ज़्यादा लंबा गुजरात का समुद्री तट है। ठीक है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। देखिए, एक ही बात हो गई कहीं ना कहीं। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा तट उनका जो है पानी से मिला हुआ है। तो 9 राज्य ऐसे हैं। ठीक है। और आजकल तो पानी बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर हमें चिंतित भी होना चाहिए। जिस हिसाब से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, और हमें चाहिए कि हम पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे जिस तादाद में काटे जा रहे हैं उससे ज़्यादा तादाद में हमें लगाने होंगे, अन्यथा बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना हमें आने वाले समय में करना पड़ सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होगा वो दृश्य। बहुत ज़्यादा दुखदाई होगा दृश्य।
यदि ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। और भी देश में देखेंगे आप, है ना, थाईलैंड वगैरह और दूसरे जैसे वियतनाम है, मतलब वो कहीं ना कहीं डूब रहे हैं पानी में, उनका बहुत पार्ट जो है जा रहा है, तो एक बहुत ही समस्या का उत्पन्न हो जाएगी। भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो जो एक रामेश्वरम एक बहुत फेमस द्वीप है, ये भारत देश और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है, बीच में मौजूद है। ठीक है। कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? कोरी क्रीक, ये इसे निवेशिका भी कहते हैं। कोरी क्रीक को एक निवेशिका है, ये कच्छ के रन में अवस्थित है, कच्छ के रन में अवस्थित है। ठीक है। ज्वारीय क्रीक है, ज्वार भाटा से उत्पन्न हुई है, जो कच्छ के रन में स्थित है। दलदली भूमि ये क्रिएट हो गई है, जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है, सीमा रेखा का निर्माण करती है कोरी क्रीक निवेशिका जो है। ठीक है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें यदि 30% बात करें तो वो हमारा भारत का पोर्शन 30% इन 3 राज्यों के अंदर ही है, जिनमें राजस्थान सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य, एक वो ही रिपीट हो गया क्वेश्चन कहीं ना कहीं, है ना। तो आपको तो ये याद रखना है कि राजस्थान सबसे बड़ा एक क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, मध्य प्रदेश देन महाराष्ट्र, ऐसे करके ये आते हैं। अब आगे देखते हैं। कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? धौलाधार में एक गद्दी समुदाय रहता है। ठीक है। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजातियों गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौरी, बारी आदि प्रमुख ये लोग होते हैं, जनजाति है, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। ये गद्दी लोग ये हिमाचल प्रदेश में मेनली निवास भी करते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं गद्दी समुदाय मुख्य रूप से, और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। गद्दी समुदाय के बारे में कोई प्रॉपर वीडियो देखिएगा, अगर मिल जाए, मिलेगी ही, ऐसी बात नहीं। यूट्यूब पे गद्दी समुदाय, बकरवाल, गुज्जर समुदाय के बारे में आप थोड़ा ना देखिएगा, सर्च कीजिएगा, एक अपना नोट कीजिएगा, अगर चित्र मिल जाए चित्र लीजिए उनके, और इसके अलावा उनके बारे में कुछ लिखिएगा भी, कुछ आपको मिलेगा, इंटरनेट पर जानकारी मिल जाएगी उनके बारे में। गद्दी बकरवाल जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, गद्दी मेनली, तो ये जो इनके बारे में अगर जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा कहीं ना कहीं। ऋतु प्रवास किया करते हैं, तो एक भूटिया जनजाति है जो कि सिक्किम में रहती है। ऋतु जो आती है ना, ऋतु एक मौसम है, ऋतु जब आता है तो ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं ऋतु में ये प्रवास कर जाते हैं, कहीं ना कहीं अपना जो है चले जाते हैं। ये भूटिया की तरफ प्रवास करते हैं, इसका मतलब यही होना चाहिए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा जनजाति है, उसका मूल निवास क्षेत्र नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। नीलगिरी मैंने आपको पूर्व में बताया था, ये दक्षिण की तरफ नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा 530 मिलियन वर्ष पुरानी पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये जो है टोडा जनजाति इन पर निवास भी करती है, टोडा जनजाति है वो निवास करती है इन पर।
बहुपतित्व की प्रथा कहाँ मानी जाती है, कौन सा जनजाति है? तो इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया, भारत के जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान एवं इरावा, नायर आदि जनजातियों में बहुपतित्व की प्रथा जो है, इसका प्रचलन इसमें इन जनजातियों में है। ठीक है जी। जनजाति है कुछ, उनके बारे में, बिरहोर झारखंड में, भूटिया सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में, सेंटिनेली अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये अवस्थित हैं, ये मौजूद हैं। भाषाएं आ गई हैं, ठीक है, इसमें कोई इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब वाहतंत्र इसमें देखते हैं, कुछ ऐसा है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्योंकि तो भागीरथी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये गौमुख से निकलती है, ठीक है। भागीरथी जो नदी है ये गौमुख से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गौमुख से निकलती है। देखिए, भागीरथी गंगोत्री से लगभग कितनी 18 किलोमीटर दूर है गंगोत्री से, ठीक है। इतने शिवलिंग शिखर, एक शिखर है, इसमें शिवलिंग शिखर कहते हैं, इसके नीचे गंगोत्री हिमनद, ठीक है, वहाँ हिमनद के गौमुख से ये निकलती है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। एक पवित्र नदी का स्थान रखती है भागीरथी नदी। एक प्रश्न है कि पश्चिमी घाट, कथन यह है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, और कारण वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न है और इसका आंसर है ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या करता है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित पश्चिमी घाट से निकल पूर्व की ओर जाती हैं। प्रवाहित होने वाली नदियों में लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं। जाहिर सी बात है, लंबा मार्ग है, इस साइड से दूसरी साइड आ रही हैं। तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। तो डेल्टा आपको मिल जाएगा, ठीक है, दलदली इलाका थोड़ा, ठीक है। डेल्टा होता है एक इलाका होता है, उसको आप चित्र के जरिए ही समझ सकते हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण भी करती हैं। ये नदियाँ इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों सही हैं, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प एक सही होगा, ठीक है। तो मेनली नदियों के बारे में बताया गया, डेल्टा के बारे में बताया गया। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी यानी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। इसे अंग्रेजी में फॉल्ट ट्रॉग भी कहते हैं, ठीक है, ऐसा है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक। जाहिर सी बात है, उस सवाल को ही कहीं ना कहीं इन्होंने रिपीट किया है। सवाल भी कभी कभी थोड़ा चेंज करके उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, ऐसा होता है।
कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। गंगा, गोदावरी, यमुना ये पश्चिम की ओर नहीं बहती। ठीक है, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। कावेरी नदी का उद्गम क्या है? कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ जो हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो कावेरी नदी है ये निकलती है। कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो सतलुज जो नदी है ये हिमालय की सभी श्रेणियों को ये क्या करती है? ये काटती है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत नहीं है? तो वो नदी है सतलज। यानी कि ब्यास, चिनाब, रावी ये जो नदियां हैं ये इनका उद्गम स्थल जो है कहीं ना कहीं भारत देश में मौजूद है। उनका उद्गम स्थल कहाँ पर है? भारत देश में है। ओके, यहाँ पे तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुझे प्रश्न नहीं दिखाई दिया। देखते हैं कोई प्रश्न ऐसा मिले जो कई बार आया। तो चिल्का झील, भाई इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मतलब आता ही आता है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लगभग ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चिल्का लेक या चिल्का झील, तो ये जो है ना कहीं उत्तरी सरकारी तट पर स्थित है। ठीक है, ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है ये। तो खारे पानी की झील है चिल्का झील या चिल्का लेक, उड़ीसा में अवस्थित है, उड़ीसा में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे पढ़िएगा। कौन सही सुमेलित है? कौन सी बात ऐसी है जो सही सुमेलित है? उसी को बता दूंगा ओनली। तो ये जो है ना ये कोलेरू आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, ये सही कथन है। ठीक है, देन कूट यानी कि बात। कूट ये है कि कथन बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो इन्होंने बात की है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है और उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करते हैं। विशिष्टता प्रदान करते हैं क्या भारत को, जो उच्च हिमालय हैं? तो ये सही बात है, दोनों बातें सही हैं और आर की सही व्याख्या या फिर सही स्पष्टीकरण जो है ये दे रहा है। ठीक है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून, जो गर्मी में मानसून आता है, उसकी जो प्रवाह होती है, जो डायरेक्शंस होती है, जो रुख होता है, वो क्या होता है? दक्षिण से पश्चिम की ओर जाते हैं। ठीक है, दक्षिण से पश्चिम। ठीक है, दक्षिण से पश्चिम की ओर जाते हैं, यानी कि दक्षिण या नीचे से शुरू होकर फिर ऐसे घूम जाएगा ये मानसून। ठीक है, ये मानसून जो है ये कहीं ना कहीं ग्रीष्मकालीन मानसून इसे हम कहते हैं। ठीक है, ये केरल राज्य से स्टार्ट होता है और भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है। ये बात एक सच्चाई है। ठीक है, और शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। ठीक है, एक बार ऐसे चलेगा और एक बार ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मानसून रहता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, यानी कि दक्षिण से हम जब पश्चिम की ओर जाते हैं, केरल से स्टार्ट होकर और ऐसे घूम जाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो है ना ये डायरेक्शन रहेगी ऐसे।
ठीक है, जैसे प्रकार से मोड़ देते हैं ना ऐसे, तो ऐसे हमारा मानसून आता है गर्मी में। और ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं। किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, यानी पूरे वर्ष में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। ठीक है, ठीक है, सबसे कम। फिर बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी, बट जो लेह है ये सबसे कम वर्षा वाली जगह है। 4.17 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह कौन से कारण है? ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है, जो उत्तर से पूर्व की ओर मानसून चलता है। ठीक है, उत्तर यानी कि इस साइड से ऐसे आएगा मानसून, तो नीचे को घूम जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होगी फिर तमिलनाडु में इसी मानसून से होती है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कर्नाटक का जो पठार है ये उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, बल्कि कच्छ का पठार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है ये उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला के अंतर्गत आते हैं। ये रिपोर्ट IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है और दी जाती है। ठीक है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो यह है आपकी रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी का कोई दूसरा नाम भी है क्या? बिल्कुल, काली मिट्टी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। बहुत अच्छी और उपजाऊ मिट्टी रेगुर मिट्टी होती है। जिसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं रेगुर मिट्टी को। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि ये नमी रोक कर रखती है। कौन सी मिट्टी है वो? काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी हम इसे कह सकते हैं, यानी कि बेस्ट मिट्टी में हम इसे खिताब दे सकते हैं। इसको ऐसे संबोधित किया जा सकता है कि जो रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी है ना, है ये कहीं ना कहीं फसल लगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है, क्योंकि ये नमी को रोक कर रखती है। इसे काली कपास मिट्टी भी हम बोल सकते हैं। काली कपास मिट्टी भी हम इसे बोल सकते हैं जी। है ना। देन अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कोई ऐसा प्रश्न है क्या जो बहुत ही अच्छा हो और मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जिसको सुमेलित नहीं किया गया है? कौन सी ऐसी चीज है जिसको सुमेल नहीं किया गया है? तो वे वेम्बनाथ जो कर्नाटक में है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, पिचवरम तमिलनाडु में है, भितरकनिका ओडिशा में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। ठीक है, आई थिंक दे आर वाइल्ड लाइफ रिजर्व।
अगर मैं सही हूँ तो ऐसा है, क्योंकि ये पूर्व में पढ़ा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं? लक्ष्यों के जो दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये सभी के सभी ठीक हैं। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। बहु फसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, ठीक है। भू प्रबंधन का सुधार। जो शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना है, कहीं ना कहीं इस चीज की बात करता है। तो इसको लेकर आप अगर भूमि सुधार करवाना है तो आप कहीं ना कहीं इसको लेकर के जा सकते हैं, इसको लेकर के आप जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। कहाँ जाएंगे? डीएम एसडीएम साहब के पास अपनी बात रखेंगे। और भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तीनों को ये फायदा और लाभ जो है ये पहुंचाती है भाखड़ा नागल परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह कौन सी नदी है? वह कृष्णा नदी है। याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने क्या करा था, एक नाग जो थे उनके ऊपर चले थे। जब उनकी बॉल उस जो है जगह चली गई थी, नदी विशेष आई थिंक नदी थी वो, तो उसके लिए आप नागार्जुन सागर परियोजना ये जो है कौन सी नदी पर है? नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। और वेर इज नागार्जुन सागर परियोजना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये नागार्जुन सागर परियोजना मौजूद है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है महानदी, तो इसके लिए आप याद रखने के लिए रख सकते हैं कि तो महानदी है, बहुत बड़ी विशेष पर लोग हैं, विशेष कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए कम से कम हीरा तो चाहिए, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हैं। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर मौजूद है, महानदी पर अवस्थित है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? ठीक है, इसमें क्या है ना, थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, तो इसको या तो रहने दें या फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता सकता हूँ। चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान, मध्य प्रदेश लाभान्वित हैं। चंबल मयूराक्षी परियोजना से भी पश्चिम बंगाल, झारखंड राज्य लाभान्वित होते हैं। हीराकुंड बांध से उड़ीसा, शारावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं जो ऊपरी चंबल नदी या मयूराक्षी जो परियोजना है, आई थिंक ये दोनों में से एक हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में रहा होगा। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, लेकिन हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। जो इसका आंसर है सी, यानी कि जो पोचम पाद है ये कहीं ना कहीं इसका आंसर बेतवा नदी है। तो बेतवा नदी पर ये परियोजना चल रही है, यानी कि और जो नागार्जुन सागर है, ठीक है, ये तो कृष्णा नदी पर है, तो हमने देख ही लिया था, ठीक है। और जो आपका सी है ये नागार्जुन सागर कृष्णा नदी हो गया आपका, ठीक है। बी का है, यानी कि जो माता टीला है ये बेतवा नदी पर है, और आपका नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और आपका जो पोचम्पा है ये है आपका गोदावरी नदी पर, यानी कि जो पोचम्पा है ये आपका पेरियार में हो गया, ठीक है।
इस तरीके से। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया। भारत जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है, तो यह है चिनाब नदी। ठीक है, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिस विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष उठाया विवाद उठा दिया गया। ठीक है, अच्छा, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। तुलबुल परियोजना से का संबंध किससे है? झेलम नदी से। ठीक है, तुलबुल को आप ऐसे बुलबुल पांडे और उसको कोई नहीं झेल सकता, ऐसे करके झेलम नदी झेल सकता है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो शिव समुद्रम केरल में है, ये एक तरीके से सुमेलित नहीं है। जवाहर सागर, यदि सही बात करूं, ये राजस्थान। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। शिव समुद्रम कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये केरल में नहीं, कर्नाटक में। कौन? शिव समुद्रम। गांधी सागर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है, हाइड्रो पावर स्टेशन जो है, ये चिनाब नदी पर अवस्थित है ना। चिनाब नदी पर कौन सा है? दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, ये चिनाब नदी पर है। ओके, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र जो है हमारे पूरे देश में ये 20 हैं। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्विस के अनुसार भारत में 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र है ना, ये हैं अवस्थित हैं। 60 कृषि पारिस्थितिक उपक्षेत्रों में इनको विभाजित भी किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकारों, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। ठीक है, इस हिसाब से इनको किया गया है, एक तरीके से सेपरेट किया गया है। एक प्रकार से यदि हम बोले, एक प्रकार से हम बात करें, इनको सेपरेट किया गया है। ओके, ठीक है। ओके, एंड देन आगे देखते हैं, आगे क्या कुछ है ऐसा महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसा जो कि हम इसके बारे में हम बात कर सकें, है ना, बात कर सकें। हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया है? तो गेहूं। हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा है वो गेहूं पर सबसे ज्यादा पड़ा है। हरित क्रांति का संबंध किस एक महान विद्वान व्यक्ति से है? डॉक्टर स्वामीनाथन जो है, उनसे इसका गहरा संबंध है। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम कह सकते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब को हम कहते हैं। ठीक है, एक महान व्यक्ति हैं वो, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो लेकर के वो आए थे। एंड फसलों की बात करेंगे अब। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, ये अपना आप में एक महत्वपूर्ण बात है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है गेहूं का वो उत्तर प्रदेश में होता है। रिपीट कर दिया गया है बस, और कुछ नहीं है। थोड़े वर्ड्स वगैरह जो है ना, शब्द जो है उसमें तब्दीली लाकर प्रश्नों को बदला जा सकता है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो जो सरसों है ये खरीफ की फसल नहीं है, जब बल्कि कपास, मूंगफली, मक्का ये क्या है? ये ऐसी फसलें हैं जो खरीफ की फसलें हैं। मूंगफली, मक्का, कपास, सरसों नहीं है। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत का प्रमुख खाद्यान्न है? तो चावल जो है भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर क्या खाया जाता है? गेहूं खाया जाता है। ठीक है, ठीक है। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं। सबसे ज्यादा चावल कहाँ प्राप्त? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। यहाँ से जो है अधिकतम
चावल प्राप्त होता है, यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्रमशः इन्होंने बताया है, इसमें इन्होंने दर्शाया बताया है। और भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए, यानी कि डिसर्जिंग ऑर्डर में हमें बताना है, भारत में गन्ना उत्पादक सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करके बताना है। तो सबसे पहले गन्ना उत्पादन जो है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये एक तरीके से क्रम है। उत्तर प्रदेश के बाद स्थान आता है महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। कहीं ना कहीं एक क्रम है, गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य इस प्रकार के हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं। तो अग्रणी उत्पादक जो हैं वो चीनी के, वो कौन कौन से हैं? वो सबसे पहले नाम आएगा आपका उत्तर प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, क्योंकि गन्ने की खेती भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होती है, फिर महाराष्ट्र में होती है, देन कर्नाटक का नाम है। ठीक है, वो एक अलग सिचुएशन क्रिएट हो गई होगी, नहीं तो तमिलनाडु तीसरे नंबर पे आता है गन्ने के उत्पादन में, और उसका स्थान या उसका नाम आना चाहिए था, लेकिन अलग अलग परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, उस एक कहीं ना कहीं एक कारण है। पीत क्रांति, पीली क्रांति भी कहा जाता है, ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तिलहन के उत्पादन से रिलेटेड ये क्रांति है। ठीक है, और भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है, ये बात जो है देखनी है हमें। तो अग्रणी उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश में है। सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य जो देश है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, वो मध्य प्रदेश है। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यानी उत्पादन है। ठीक है, देन आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2011-12 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था? 2011-12 में सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य था वो मध्य प्रदेश था। ठीक है, और 2021-22 में मध्य प्रदेश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी कि अगर 21-22 की रिपोर्ट मांगे तो भी हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालें जो है उसका उत्पादन होता है, और 11-12 की बात करें उसमें भी सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा दाल जो है मध्य प्रदेश से यानी प्राप्त हो रही है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी, जो हम कॉफ़ी पीते हैं, उसका उत्पादन होता है? तो भारत के राज्य कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन जो है वो होता है। यदि आपको कॉफ़ी वगैरह का व्यापार करना है तो आप कहीं ना कहीं कर्नाटक में चले जाएं। कर्नाटक, ठीक है, कॉफ़ी पीकर कर्नाटक ऐसे करके बना सक रहे हैं, है ना। तो कॉफ़ी रिलेटेड है कर्नाटक से सबसे ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होता है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक राज्य कौन सा है? रबड़ उत्पादन कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन जो होता है वो एक राज्य है जिसका नाम है केरल राज्य, वहाँ से रबड़ का उत्पादन होता है। ठीक है, रबड़ का उत्पादन कहाँ से होता है? केरल राज्य से। ठीक है, याद रखेंगे केरल राज्य से क्या क्या रिलेटेड है, क्या संबंधित है। तो रबड़ का जो उत्पादन होता है वो केरल राज्य से होता है। ठीक है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? केरल। मसाले बहुत, ठीक है। कौन आया था केरल 1498 में ना? कौन आया था? वास्को डे गामा। क्या ले गया था? मसाले ले गया था। तंबाकू छोड़ गया और मसाले ले गया। मसालों में क्या ऐसी बात थी कि वो कई गुना महंगे बिके। 1 का 60 बनाया, मतलब देख लीजिए, एक चीज़ का 1 रुपये की चीज़ 60 में बेची। फिर अपने शहर जाकर, अपने जगह जाकर उन्होंने ऐसे जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं।
मसालों का बागान, सोचने वाली बात है। कितना अच्छा लगता होगा यदि आप बागान में जाएंगे, उनको देखेंगे, देखने के बाद भी सराहना ही करेंगे, सराहना करेंगे, है ना। तो आपको अच्छा लगेगा उन बागानों को देखना। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज्यादा अंशदान करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यदि आप खाने पीने की चीज अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। ये वजह हो सकती है कि हमारे जो वो हमारी देश की राजधानी जो दिल्ली है वो बिल्कुल करीब, बिल्कुल हमारे पास ही मौजूद है। ठीक है, ठीक है, ऐसा है। निम्न में कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो कौन सा ऐसा आम है जो नीलम और दशहरी को क्रॉस करके बनाया गया है? तो वह आम है आम्रपाली। आम्रपाली आम भी, यानी आपको अच्छा एक आम ये होता है। देन और कोई और ऐसा प्रश्न देखना है हमें। ठीक है, पशुपालन एक चैप्टर है। पशुपालन में क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो राज्य हैं भैया पंजाब, ओडिशा और राजस्थान। सबसे ज़्यादा गाय बैल आपको यहाँ मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे, ओडिशा में, राजस्थान में। ठीक है, 1/3। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। खनिज युक्त रॉक तंत्र जो है वो कौन सा है? वह है आपका धारवाड़ तंत्र। देन भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो दक्षिण पूर्व में, यानी कि दक्षिण पूर्व में, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, ये वाला जो एरिया है, इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें मिल जाएगा आपको भंडार, खनिज संसाधनों का भंडार मिल जाएगा। ठीक है। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किस में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो यह है आपका धारवाड़ क्रम। क्या है आपका? धारवाड़ क्रम। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बेलाडीला खान रिलेटेड टू लौह अयस्क, यानी कच्चा लोहा। बेलाडीला खान ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। बेलाडीला खान। कितनी बातें जानने को मिल गई, कितनी बातें आपने देख ली और कितनी बातें मुझे दोबारा से पढ़ने का मौका मिल गया। तो एक खुशकिस्मती है कि हम इन बातों के बारे में जान रहे हैं, इन बातों के बारे में पढ़ पा रहे हैं, है ना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश राज्य है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचियों का प्रमुख स्रोत है? तो वह है गोंडवाना तंत्र। ठीक है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं भारत में? भारत के झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का जो भंडारण है या कोयला का भंडार है, कोयला रिजर्व है, वो झारखंड में पाया जाता है। कोयला अगर लेना है तो आपको झारखंड जाना पड़ेगा सस्ते में। ठीक है, सस्ते में मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पे जो चीज़ है वो सस्ती मिल जाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ जाएंगे। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, विश्रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्रामपुर प्रसिद्ध है कोयले के लिए। ठीक है, और कोयला जो है आपको मिल जाएगा
यू विल फाइंड कोयला भंडार इन झारखंड। झारखंड के विश्रामपुर में यानी मिल जाएगा आपको ये। ठीक है। किस राज्य में एक नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये आपका मिल जाएगा। ठीक है। अभी सोच रहा हूँ, आई थिंक ये 1 घंटा हो गया है और लगभग हमारा ये बुक है लगभग 40% क्लियर। ठीक है। इसको ना अभी और करेंगे और देखेंगे। धन्यवाद। कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भूगोल पढ़ रहे थे हम। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। ठीक है। पेट्रोलियम अगर आपको चाहिए तो आप गुजरात जा सकते हैं, है ना। अग्रणी जो राज्य है वो गुजरात ही है जी। ठीक है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? जो प्राकृतिक गैस है, ठीक है, उसका जो उत्पादन है वो कहाँ से होता है? तो बॉम्बे हाई से जो है प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है वो होता है। ठीक है। ठीक है। ये अपतटीय क्षेत्र है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में अपतटीय क्षेत्र से वर्ष 2018-19 में 22,117 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हुआ, जिसमें से सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई एवं बसीन अपतटीय क्षेत्र से हुआ है। ठीक है। तो और 2019-20 में भी ये जो क्षेत्र है वो बॉम्बे हाई ही है। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं कोई और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलता है भूगोल में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो मध्य प्रदेश करता है। मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कौन से प्रदेश से होता है? मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन जो है वो होता है। इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे कि आप जानते हैं सूची वाला प्रश्न आता है तो इसमें हम डायरेक्टली उसी चीज़ को देख लेते हैं जो मेन है ना। तो उसका उत्तर ही देखेंगे। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार प्रश्नगत खनिजों तथा उनके अग्रणी उत्पादक राज्यों का सुमेलन हमें करना है। तो वह सुमेलन जो है इस प्रकार से करेंगे हम। तो खनिज तेल है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा सर्वाधिक? गुजरात में। पूर्व में आपने पढ़ा भी था। जिप्सम राजस्थान। ठीक है। तो राजस्थान में जय है तो जिप्सम में जय है। तो इस तरीके से आप थोड़ा एक ट्रिक वगैरह बनाएं अपनी, उससे क्या होगा कि वो याद हो जाएगी जो भी चीज़ है। सोना कर्नाटक में मिलेगा आपको। ठीक है। कर्नाटक में कॉफ़ी भी मिल जाएगी आपको, कर्नाटक में ही मिलेगी। बॉक्साइट ये ओडिशा में आपको मिलता है बॉक्साइट। ठीक है। अब बॉक्साइट उड़ीसा मतलब बॉक्सर उड़ रहा है तो बॉक्सर उड़ीसा, ऐसे करके आप कुछ ना कुछ बनाएं, कहानी टाइप कुछ ऐसा बना लें। उससे क्या होगा कि बॉक्साइट उड़ीसा ये जो है आपकी याद रहेगा। और सोना आपको कहाँ मिलता है? कर्नाटक। तो हमने एक बनाया था कर्नाटक कॉफ़ी के लिए, तो कॉफ़ी पीकर कर्नाटक ऐसे बनाया था। तो उसके बाद जो है हम कुछ सोने का भी बना सकते हैं, जैसे सोने का कर्नाटक, सोने का कर्नाटक ऐसे करके। तो उससे क्या रहेगा आपके ये याद रहेगा, है ना। सोना कॉफ़ी का ही बनाया था हमने। तो इससे क्या होगा, ये आपके याद रहती हैं ऐसे अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो। ठीक है। कौन सा युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित है ऐसा बताना है। तो 2, 3 और 4 यानी कि सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है।
ठीक है, तो ये परियोजना से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन था, प्रश्न था हमारा। ठीक है, स्थल उकाई ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, पतरातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश। ठीक है, डाभोल महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण स्थल है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो भारत में जो ऊर्जा का हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ा स्रोत है वो कोयला है। ठीक है, 2022 तक तो यही है कि 4,10,339 मेगावाट जो है ये 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास ये इतना बिजली कोयले से बन रही थी। कोयले को लिग्नाइट, कोयला प्लस मतलब लिग्नाइट मिला करके जो है ये आपकी जो कोयला है ये बन जाता है, मतलब कोयला और लिग्नाइट बनकर मिलकर बिजली का जो उत्पादन है वो करता है। तो कोयला आज भी नंबर 1 है बिजली देने के लिए। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है? तो इसके बारे में ना ये खुद ही एक कंफ्यूजिंग प्रश्न है। ठीक है, लेकिन 2022 तक भारत में ऊर्जा उत्पादन की संचित क्षमता की दृष्टि से प्रश्न ऊर्जा स्रोतों का क्रम जो बताया गया है, तापीय ऊर्जा ठीक है ज़्यादा है, जलीय ऊर्जा फिर कम है, पवन ऊर्जा उससे कम है, और आणविक जो है वो सबसे कम ऊर्जा जो है मिल रही है। यानी कि इनके थ्रू जो ऊर्जा बनाई जा रही है उसकी बात हो रही है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो ये थोरियम एक ऐसा ईंधन है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। ठीक है, थोरियम है ये महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है, प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध है। महत्वपूर्ण नाभिकीय जो ईंधन थोरियम है जो ये भारत में पुलिन बालू में उपलब्ध मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। बालू में जो उपलब्ध मोनाजाइट होता है वो थोरियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, मोनाजाइट, जो कि पुलिन बालू में अंदर होता है। ठीक है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कैगा, ये कर्नाटक में है। ठीक है, कैगा कर्नाटक में 20वां। ठीक है, 20वां है ये कैगा कर्नाटक में। ठीक है, ये क्या है हमारा परमाणु बिजली घर कैगा में है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। याद कैसे रखेंगे? वीडियो है इसको देखें, कई बार देखने का प्रयास करेंगे तो ये मतलब बहुत अच्छे से आपके याद हो जाएगा। क्योंकि मेरा भी गोल यही है कि भूगोल एक वीडियो ऐसी हो कि भूगोल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप दें तो आपके लिए कुछ भी मतलब मुश्किल ना रहे। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो होती है वो मिश्र धातु होती है, लोहे और क्रोमियम का एक मिला जुला रूप होती है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का क्या महत्व है? तो ये एल्युमिनियम उद्योग के कारण, कोरबा का महत्व जो है वो एल्युमिनियम उद्योग के कारण होता है। सूची है एल्युमिनियम कंपनी और कहाँ पे अवस्थित है इसके बारे में बताना है। तो जो बॉल्को कंपनी है ये कहाँ पर है? बॉल्को कंपनी कोरबा में। और जो हिंडाल्को कंपनी है ये रेणुकूट में है। इंडियन एल्यूमिनियम
जो कंपनी है ये हीराकुंड में है, और नेशनल एल्यूमिनियम जो कंपनी है ये कोरापुट के अंतर्गत आती है, या वहाँ पर ये अवस्थित है। ठीक है। रबर संयंत्र लगाया गया अभी कृत्रिम, तो ये पानीपत में लगाया गया है। इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये जो है लगाया गया है कृत्रिम रबर संयंत्र। ओके, कुछ और महत्वपूर्ण, यानी कि भाई पानीपत यहीं बराबर में ही पड़ता है, अपने आप में एक अलग शान है पानीपत की। उद्योग और स्थान के बारे में बताना है हमें। तो कागज़ जो है ये टीटागढ़ आप चले जाइए, कागज़ वहाँ पर आपको बहुत मिलेगा। सीमेंट लखेरी, लखेरी एक जगह है, वहाँ पर जाएंगे तो सीमेंट का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। लोहा इस्पात भिलाई, भिलाई में जाएंगे तो लोहा इस्पात आदि जो है ये आपको देखने को मिलेगा। खनिज तेल शोधनशाला बाला मुकुल में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तेल शोधनशाला जो खनिज की है वो वहाँ पर अवस्थित है, वहाँ पर आपको ये मिल जाती है। ओके, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में आपको मिल जाएगा, कानपुर में ये जो है अवस्थित है। दलहन संस्थान या फिर अनुसंधान संस्थान हम कह सकते हैं। ठीक है, आपके लिए इसके लिए कानपुर जाना होगा। कानपुर जाकर आप दलहन जो संस्थान है ये अनुसंधान संस्थान कहना उचित रहेगा, वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, और जाकर करेंगे क्या, मज़े कीजिएगा, देखिएगा कितनी अच्छी अच्छी और ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और आपको जानकर भी अच्छा लगेगा इन चीज़ों के बारे में। निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो मुंबई टू पुणे जो ये है ये 6 यानी 6 लेन इसमें आपको मिलेगी। मुंबई टू पुणे अगर आप जाएंगे तो आपको ये देखने को भी मिलेगा कि 6 या 6 लाइन जो है वो उसमें बिछी हुई हैं, और बहुत ही आसानी से आप जाएंगे। मुंबई के कलाम बोली से प्रारंभ होकर पुणे के निकट देहू रोड तक ये जो है 95 किलोमीटर तक का लंबा सफ़र ये जो है तय करता है। तो आपको भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच और कब बनी? तो ये मुंबई ठाणे के बीच 1853 में जो है ये बनी थी। ठीक है, 1853 में ये बनी थी। अब देखते हैं 1853 का क्या दौर रहा होगा। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप बंदरगाह स्थित है, बताइए बताइए, ओडिशा में। कहाँ पर स्थित है पारादीप बंदरगाह? ओडिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई में जो बंदरगाह है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कांडला, पारादीप, मुंबई में जो बंदरगाह है ये कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप जो बंदरगाह है वो ओडिशा में देखने को मिलती है। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। सेतु समुद्रम परियोजना जो है इन दोनों
खाड़ियों को जोड़ने का काम करती है। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? आंतरिक जलमार्ग की बात हो रही है। तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में जो ये जलमार्ग है, ये देश का सबसे लंबा, यानी कि देश के अंदर जो सबसे लंबा जलमार्ग है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में सबसे लंबा जलमार्ग है। यानी कि आप इलाहाबाद से चलेंगे और आपको हल्दिया पहुंचना है और आप नगरी से सफ़र तय कर लिया तो आपने सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग जो है उसको तय किया है फिर आपने, है ना। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है, या विकसित हो रहा है। तो ये चेन्नई के निकट में है, चेन्नई के निकट ये पड़ेगा। सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? तो अलंग, यानी कि अगर देखा जाए तो ये अलग करता है पार्ट्स को, तो अगर बिंदी हटा दें तो अलग पढ़ा जाएगा। तो ये पार्ट्स को अलग करने की जो जगह है अलंग है, ठीक है, अलंग है, ठीक है जी, अलंग है ये। चक्राता कहाँ है? ये वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है, ठीक है। हफलांग ये असम राज्य के दिमा हसाओ जिले का एक कस्बा है, हफलांग सॉरी। कालिम्पोंग ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। बहुत ही खूबसूरत जगहों के बारे में आपको जानने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छी जगह हैं। कुफरी हिमाचल प्रदेश में शिमला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये कुफरी, ठीक है। किसी व्यक्ति ने कहा था कुफरी के बारे में, जिक्र हुआ था कहीं पर, तो वहाँ मैंने सुना था। तो ये जितने भी हैं बहुत खूबसूरत जगहें हैं या फिर एक हिल स्टेशन है। अफलांग चले जाइए, चक्राता चले जाए। चक्राता तो एक अंकल थे, अभी तो उनकी डेथ हो गई है, बहुत चक्राता का मतलब नाम लिया करते थे। तो घूमने फिरने वाले व्यक्ति थे, बहुत ही घूमना फिरना। मेनली जो इंडियन रेलवे है उसमें वो थे, तो छुट्टी पर आते थे या फिर बाय ट्रेन उन्होंने बहुत सफ़र किया है उन्होंने। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत सेवा का जो आरंभ है कब किया? यानी स्पीड पोस्ट की बात हो रही है। 1986 में जो है ये भारतीय डाक विभाग के द्वारा स्पीड पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रावधान है, वो 1 अगस्त 1986 से जो है ये लेकर आया गया है। नाउ वी आर ऑन विश्व का भूगोल। देखते हैं विश्व का भूगोल में हमें क्या जानने को मिलता है। ठीक है, तो हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो समय लगता है वो कितना समय है? तो 25 करोड़ वर्ष हमारी जो आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और यहाँ पर तो हम लोग 100 वर्ष भी बहुत ही बड़ी मुश्किल से जो है पकड़ते हैं। मतलब सोचने वाली बात है। प्रकृति अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही गहराई है, बहुत ही मतलब कुछ है जो हम लोगों से छुपी हुई बातें हैं और वो हम शायद जान भी नहीं सकेंगे। तो कुछ ना कुछ है ऐसा पूरी पृथ्वी पर। एक छिद्र यानी ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। ये कथन है। कारण कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता।
ठीक है, तो इसका आंसर ए है, यानी कि दोनों ही सही हैं। और जो आर ए की व्याख्या सही कर रहा है, आर ए की क्या कर रहा है, व्याख्या ठीक ही कर रहा है जी। ओके, तो जो ग्रह हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, प्लूटो, पृथ्वी और बृहस्पति, यूरेनस। ठीक है, सूर्य से दूरी किस हिसाब से है, तो ये है कि जो पृथ्वी है वो पहले आएगी, फिर उसके बाद बृहस्पति आता है, फिर उसके बाद यूरेनस आता है, उसके बाद प्लूटो जो है ये सबसे लास्ट में आता है, यानी प्लूटो दूरस्थ है और पृथ्वी फिर भी करीब है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो सबसे ज्यादा दूरी पर है सूर्य से। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे, नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन से जो सूर्य की ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है, कब घटित होता है, तो ये अमावस्या का समय जो होता है, ये सूरज ग्रहण का जो है ये समय है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ये स्थिति होती है, तब ऐसा होता है, तब ऐसा होता है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, ठीक है, होती है 3 जनवरी को। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है और जो सूर्य है उसके बीच बहुत कम दूरी रह जाती है, मतलब कम दूरी रहती है अमूमन आम दिनों के, तो वह दिन, तारीख या फिर टाइम जो होता है वो 3 जनवरी होता है। एक खगोलीय एकक यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको हम ये कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है, तो शुक्र है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना शुक्र है, अच्छा हुआ, तो ग्रह का नाम भी शुक्र है, जो पृथ्वी से बिल्कुल जुड़वा एक ग्रह है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए चला प्रकाश समय लेता है, पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश आता है वो कितना समय लेता है, तो ये लगभग 8 मिनट का समय है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह का नाम क्या है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक भी शुक्र है और पृथ्वी के जैसा दिखने वाला भी शुक्र ही है, बहने कहा जाता है मेनली इनको। दिन रात जिस कारण होते हैं वो क्या रीजन है, तो भू परिभ्रमण, ऐसे इस प्रकार से पृथ्वी चलती है। तो चांद के ऐसे चलती है, चांद बीच सेंट्रलाइज करके, तो इस तरीके से जो है दिन और रात का कॉन्सेप्ट बनता है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। ठीक है, तो ये मंगल के विषय में ठीक है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव के समतुल्य है। ये जो एक मंगल ग्रह है उसके बारे में सही एक तरीके से कॉन्सेप्ट मतलब मिलता जुलता है। देखिए, पृथ्वी में दिन का मान लगभग 23 घंटा 56 मिनट और 23 सेकंड और उसके अक्ष का झुकाव 23 अंश 27 मिनट है। ओके, मंगल दिन की अवधि 24 घंटा 37 मिनट और 23 सेकंड और अक्ष का झुकाव 25 अंश 12 मिनट। तो मंगल यानी मार्स पर इसलिए थोड़ा फोकस चल रहा है, शायद वहाँ पर रहने लायक परिस्थिति
है, ऐसा माना जा रहा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। बै फॉर बड़ा और बै फॉर बृहस्पति, ऐसे आप याद रख सकते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सबसे ज़्यादा जो समय लेता है बृहस्पति। सूरज के इर्द गिर्द घूमने या परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लेने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह जो है वो कभी वरुण कभी यम हो जाता है। उसका एक रीजन है जिसको आपको यूट्यूब पे देख लेना चाहिए मेनली, ठीक है। तो आपको कहाँ देख लेना चाहिए? यूट्यूब पे। कभी यम कभी वरुण दूर होते रहते हैं ना, इस प्रकार से है बात हमारी। किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है, जबकि ग्रीनविच टाइम GMT 3 प्रातः है। जब है ना उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो उस जगह की देशांतर रेखा 45 डिग्री पूरब की ओर होगी। भूमध्य रेखा जो है ये कहाँ से गुजरती है? ये केन्या से गुजरती है, ठीक है। और गर्मी बहुत होती है, जो भूमध्य रेखा के आसपास के देश हैं वहाँ पर गर्मी होगी, क्योंकि सूरज इस जगह बिल्कुल डायरेक्ट सही पड़ता है, बिल्कुल डायरेक्ट। फिर इसके बाद विषु या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो ये क्या होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को जो आपका विषुव और इक्विनॉक्स है ये लगभग बराबर सा ही होता है, ठीक है। इस दिन क्या होता है? दिन और रात जो है ये बराबर होती है, दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है इस समय। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन क्या होता है? तो 22 दिसंबर। ये जो है ऐसा दिन है 22 दिसंबर, ये जो है सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। इसको ना आपको देखना है मेनली, है ना। जब भी 22 दिसंबर हो तो इसको आपको देखना है 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर में होने में ज़्यादा समय मेनली बाकी नहीं है, ठीक है, ठीक है। विंटर सॉलिस्टिक्स ये क्या कहा जाता है? 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। और इसके विपरीत यदि इसके बिल्कुल विरुद्ध बात करें तो अयनांत यानी ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध 20 और 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन जो है वो होता है। 20 से 21 जून 20-21 जून को दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। 20-21 जून को यानी दूसरी तरफ, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून वर्ष और इसके विपरीत 20 जून को दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे लंबा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। ये है। तो 22 दिसंबर आने वाली है, जब 22 दिसंबर आए तो आप इसको नोट डाउन करें कि आज का दिन जो है कुछ छोटा तो नहीं है, आपको थोड़ा छोटा महसूस होगा आप जब देखेंगे, ठीक है। पढ़ाई भी यही है कि जो जिंदगी में चल रहा है उसको देखा जाए, उसके बारे में फोकस किया जाए, देखें उसको जिंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हवाई का एक ज्वालामुखी है मौना लोआ, ये बहुत सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, है ना। मौना लोआ। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय यानी कि इस समय यदि सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो एक किलायु है। और किलायु की बात करूं तो इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है, किल यानी मारना, ठीक है। तो किलर है ये बहुत बड़ा।
ऐसे करके याद कर सकते हैं, कहानी बना सकते हैं, कुछ भी। ये सबसे सक्रिय रहता है, सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं कभी मतलब पर्सन बहुत बहुत रेयरली आए हैं वहाँ से, तो उसको भी देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं जहाँ से आए हैं ज़्यादा, मतलब 2 बार आए हैं कम से कम, और 2 बार से ज़्यादा वाले भी देख रहे हैं। कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कितने महाद्वीप हैं यहाँ पर? ये 6 महाद्वीपों का जिक्र किया गया है। ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऐसे करके है। ठीक है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार। वह कौन सा है? म्यांमार है। ठीक है जी। ड्रैगन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर है? ये दक्षिणी अफ्रीका में है, ड्रैगन्सबर्ग पर्वत के नाम से। तिब्बत का पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो ये ऊंचाई है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जो तिब्बत का पठार है ये इतना ऊंचा है, यानी काफ़ी ऊंचा है देखा जाए तो। अच्छा खासी ऊंचाई है, 5 किलोमीटर तो कम नहीं होता। ठीक है, काफ़ी होता है। सबसे बड़ा मरुस्थल संसार का कहाँ पर है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, कौन सा है? ये है सहारा मरुस्थल। 3.6 मिलियन वर्ग मील में ये फैला हुआ है। ठीक है, तकलामकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये चाइना में है। ठीक है, गिब्सन ये ब्राज़ील में है। ये ब्राज़ील में नहीं है मेनली अगर देखा जाए। बाकी काराकुम तुर्कमेनिस्तान, तकलामकान चाइना में, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है, जबकि जो गिब्सन है ब्राज़ील में नहीं है। गिब्सन नहीं है ब्राज़ील में। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी तो मंगोलिया में। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा रेगिस्तान है, दक्षिणी अमेरिका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, तो ये है आपका एक तो बोत्सवाना और दूसरा नामीबिया। कालाहारी मरुस्थल बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, डिस्कवरी चैनल वगैरह पे आती रहती हैं। तो ये कालाहारी मरुस्थल जो है ना, ये इसके बारे में पियर गिल्स ऐसे करके आता था एक प्रोग्राम उनका। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है कहाँ पर है? अफ्रीका में है। कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो सवाना। सवाना जो है शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो ये देश बांग्लादेश है। इसराइल के साथ जो सीमाएं साझा करने वाले देश हैं वो कौन से हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड मिस्र। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की। भारत के साथ ही देखा जाए तो बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से घेरा हुआ है, एक तरीके से अगर देखा जाए बांग्लादेश को भारत के राज्यों ने, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो सीमाएं हैं वो इससे ही मिलती हैं।
अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती? तो रूस की सीमा नहीं मिलती बिल्कुल। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान की सीमा मिलती है ना, इनकी सीमाएं मिलती हैं। अब लगभग ये पूरा ही होने वाला है सब। मेनली अगर देखा जाए तो हमने बहुत अच्छी जानकारी हासिल करी है इस बीच। कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? ठीक है, तो बॉन और जो आपका न्यूयॉर्क है राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। बीजिंग और कैनबरा तो राजधानी है। कंधार कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अफगानिस्तान में कंधार जो है ये स्थित है और कंधार प्रांत की ये जो है राजधानी है। यह प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण में पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है। कंधार जो है दक्षिण अफगानिस्तान में कंधार आपको मिल जाएगा। कभी जाने का मौका मिले तो जाइएगा, वर्ल्ड टूर पर निकलिए। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल जो है ये पश्चिम का द्वार कहलाता है। इस्तांबुल को होते हुए ही आप जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर जो है आप जाते हैं। सूर्योदय के नाम देश के नाम से प्रसिद्ध देश जापान है। जापान है, एक रेसलर आते थे और WWE में, मैं उनके बारे में देख रहा था, शिंसुके नाकामुरा ऐसा करके उनका नाम था। तो द राइजिंग सन ऐसे करके आते थे, तो वहाँ से कुछ ना कुछ मैं इसको मिला पाया। ठीक है, तो जैसे सूरज निकल रहा है इस तरीके से, तो ये नाम जो है वो शिंसुके नाकामुरा साहब की वजह से मुझे याद हो पाया। देन कौन सी शीत धारा है? इन सब में ये चार ऑप्शन है, तो जो है पेरुवियन यानी हम्बोल्ट जो है ये शीत धारा है। हम्बोल्ट क्या है? गल्फ स्ट्रीम है ऐसा करके क्वेश्चन है, तो ये एक महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, यह इसको अभी थोड़ी देर के लिए अजान होती है या पूजा होती है, इसके लिए रोक देता हूँ।
ठीक, कंटिन्यू करते हैं। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह कौन सा महासागर है? वह है मृत सागर। ठीक है, 238% जो लवणता है इसमें पाई जाती है। किस सागर का जल खारा है? ये सबसे ज्यादा खारा है, तो जाहिर सी बात है वो मृत सागर ही होगा। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? कैस्पियन सागर में जो है ये गिरती है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका वियना वोल्गा नदी। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक है, अब सही क्या है? बॉन जर्मनी राइन नदी, काहिरा कैरो मिस्र नील नदी, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका हडसन नदी जो है इसमें पाई जाती है, वियना ऑस्ट्रिया डैन्यूब नदी। ठीक है, वियना ऑस्ट्रेलिया में है या ऑस्ट्रिया में है, सॉरी, डैन्यूब नदी। तो इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप क्या कौन सा है? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है संसार का। ओके, झीलों के बारे में देखते हैं कुछ। कोई झील ऐसी हो जो दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल, सबसे गहरी झील है ये बैकाल, लेक बैकाल कहते हैं। ये रशिया में है। सबसे गहरी झील जो है रशिया में है ये। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो डोवर जल डमरू मध्य की यहाँ पर बात हो रही है। स्वेज नहर किस किस जगह को जोड़ती है? स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो स्वेज नहर है। ओके, देन निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो ये स्वेज नहर ही है। सबसे ज़्यादा जहाज वगैरह यहाँ से गुजरते हैं। स्वेज नहर की अपनी एक जान पहचान है, बहुत ही फेमस एक जगह स्वेज नहर होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक जो है वो नाइट्रोजन का जो है वो सबसे ज़्यादा है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित होती है? तो ये समताप मंडल में होती है। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में होती है। ओजोन परत समताप मंडल में होती है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल, यहाँ पर रेडियो तरंगे जो हैं ये आती हैं। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो ये बहिर्मंडल में जो संचार उपग्रह वगैरह होते हैं ये बहिर्मंडल में आपको मिल जाएंगे।
देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा तो आपको बताना चाहूँगा कि जो भी महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको अवश्य ही बताऊँगा। अभी कोई ऐसा नहीं दिखा है अभी तक तो जो आपको बताया जाए। ठीक है, यहाँ एक है ये। ठीक है, जलवायु की किस्म और उसका क्षेत्र। ठीक है, तो जो है आपका जो विषुवतीय है ये कॉन्गो में मिलेगा मामला। विषुवतीय जलवायु कॉन्गो में मिल जाएगी। और भूमध्य सागरीय जो है ये आपको कैलिफोर्निया में मिल जाएगी। मानसून, यू विल फाइंड मानसून इज बांग्लादेश। और सवाना जो है आपको ये मिलेगी सूडान में। संसार का आर्द्रतम स्थल कौन सा है? तो मानसिन राम जो है ये सबसे आर्द्रतम स्थल है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान, ठीक है, वो कौन सा है? वर्खोयांक्स। ठीक है, ये साइबेरिया में है। वर्खोयांक्स 67.8 डिग्री वर्ष 1993 रिकॉर्ड किया गया। विश्व का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका का वोस्टॉक है। यहाँ 21 जुलाई 1983 को -89.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, WMO के अनुसार। किसके अनुसार? WMO के अनुसार ये मतलब रिकॉर्ड किया गया था। मृदा के बारे में देख रहे हैं। वैसे मृदा के जो इंडियन सॉइल्स के बारे में पढ़ा भी था। पिग्मी कहाँ के निवासी होते हैं? पिग्मी हैं अफ्रीकी निवासी। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? ये है अफ्रीकन। तो जो पिग्मी है ये मूलतः पेड़ों पर रहते हैं, वहीं पर मकान बनाते हैं। कितना अच्छा लगता होगा इन लोगों को, और ट्री हाउस बनाकर रहना। हम भी बचपन में बहुत चाहते थे। कोशिश है कि एक ट्री हाउस बनाएं और वहाँ पर रहा जाए। युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका एक युग्म कौन सा है? वो है सहारा बंतु। ये जो है ये सही नहीं है। फुलानी पश्चिम अफ्रीका में, जनजाति फुलानी और रहने का स्थान पश्चिमी अफ्रीका। बंतु पूर्व मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका। मसाई पूर्वी अफ्रीका में। नुबा सूडान में मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादन इन प्रोडक्शन करता है? तो चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है FAO के अनुसार। ठीक है, और हमारे पास जो डाटा है वो 2021 का एक डाटा हमारे पास मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। फिलहाल यदि यहाँ पर देखा जाए तो शीर्ष जो निर्यातक देश हैं उसमें भारत, थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान जो है इसमें आएंगे, इस लिस्ट के अनुसार यदि बात की जाए। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है, वो होता है थाईलैंड में। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में होता है। कितना? 1/3। देखते हैं कुछ। हाँ जी, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो गैम्बिया की प्रमुख फसल क्या है? वो है मूंगफली। किसके द्वारा बताया? FAO के द्वारा ये
2021 का जो डाटा उन्होंने पब्लिश किया था वो हमारे पास मौजूद है। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो हमारा भारत, प्यारा भारत देश दुग्ध उत्पादन में सबसे अव्वल दर्जे पर आता है। कौन से दर्जे पर आता है? अव्वल दर्जे पर, फर्स्ट पोजीशन है हमारी दूध के उत्पादन में। चलिए देखते हैं कुछ और। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? 1 मिनट लाइट की आवश्यकता है। माफी चाहूंगा। ओके, सही सुमेलित क्या नहीं है? जर्मनी, नॉर्मैंडी, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जर्मनी में जो ये नॉर्मैंडी जो है वो नहीं होता है लोह खनिज। कजाकिस्तान में लोह खनिज जो है आपको करागांडा में, यूक्रेन में क्रिवाई राग में, फ्रांस में नॉर्मैंडी में, और फ्रांस में पायरेनीज में ये आपको मिल जाएगा। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है चांदी का। ठीक है, चांदी चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मैक्सिको। यू नीड टू गो टू मैक्सिको इफ यू वांट सम चांदी, है ना, सिल्वर। आगे देखते हैं, कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रामाणिक तेल भंडार स्थित है? तो वेनेजुएला में सबसे बड़ा प्राकृतिक तेल भंडार जो है वो आपको मिल जाएगा वेनेजुएला में। 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था? भारत को इराक ने 2017-18 में सबसे ज्यादा कच्चा तेल प्रोवाइड किया था। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं, कहाँ पर मौजूद हैं? ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम आपको मिल जाएगा। यूरेनियम का प्रथम या प्रमुख उत्पादक कौन सा देश है? तो यूरेनियम का मेनली उत्पादक जो देश है वो इज कनाडा है जी। बाकू की प्रसिद्धि क्यों है? बाकू क्यों प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम की वजह से प्रसिद्ध है। बाकू जो है, बाकू इज फेमस फॉर पेट्रोलियम। कोई और प्रश्न है? हाँ है, ठीक है। केंद्र और उद्योग, पीटर्सबर्ग में आपको लोहा इस्पात मिल जाएगा। ठीक है, और शंघाई चाइना में सूती वस्त्र का जो उद्योग है वो मिल जाएगा। डुंडी यानी स्कॉटलैंड और यूके, इसमें जूट के वस्त्र आपको मिल जाएंगे। लेनिनग्राद, इसमें पोत का निर्माण होता है। पोत यानी कि जो जहाज होता है उसका निर्माण होता है। लेनिनग्राद मीन्स सेंट पीटर्सबर्ग एंड रशिया की बात हो रही है। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो ये जापान है। वह संसार के 2 मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, ये कारण है। उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। ठीक है, वह संसार के 2 मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, ये बात की जा रही है। ठीक है, तो मेनली बात करें तो दोनों सही हैं और आरए की व्याख्या भी ठीक कर रहा है। विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, 2021 में रेल लाइन रूट की बात करें तो अमेरिका, देन चाइना, फिर रूस, फिर हमारा भारत देश एंड देन कनाडा, इस तरीके से है। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अमेरिका का है, फिर चाइना का है, फिर रूस का है और फिर भारत देश का,
फिर कनाडा। ये इस तरीके जाल बिछाए हुए हैं ताकि लोगों की आवागमन अच्छे से हो, सुव्यवस्थित तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व में कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह ये ऐसा माना जाता है। कहवा पत्तन यानी कहवी पोर्ट भी, इसको कहवा पोर्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक कॉफी का निर्यात होता है तो इसलिए इसको कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है जी। बरमुडा त्रिभुज कहाँ पर अवस्थित है? तो पश्चिमी उत्तरी, ठीक है, अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। बरमुडा ट्रायंगल फेमस है, इसको थोड़ा गूगल कीजिएगा तो जानकारी मिलेगी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपको मिल जाएगा, ब्रुसेल्स में मिल जाएगा जी। फिर हम देख रहे हैं कोई महत्वपूर्ण कोई एक आधी बात, आई थिंक नहीं है। और उसके साथ ही हमने जो भूगोल है ना, वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त चाहूँगा आप लोगों की, आपने एक समय दिया है, थैंक यू वेरी मच। और प्रयास करूँगा कि इस हिसाब से जो हमारा अर्थशास्त्र है और जो हमारा इंडियन हिस्ट्री या फिर पूरी की पूरी जो हमारा इतिहास है ना, विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास है ना, इंडियन जो हमारा है उसको पढ़ेंगे और जानेंगे। पूरा का पूरा एक वीडियो में लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और उससे आपका बहुत अधिक फायदा होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच।